हाय, दिस इज़ उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैच कराएंगे और मॉडल पेपर कराएंगे, जो कि जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो आपको बता चुके थे हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति से में भूमि से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, मंड का परीक्षण लिखिए। तो मंड का परीक्षण किसका, कौन से एक्सपेरिमेंट का लिखेंगे, तो इसी किसका, ये इसी वाले का। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर। आपको सब बता चुके, समझा चुके हैं, इसमें सिर्फ मैच करा रहे हैं। ठीक, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो ये वाला पूरा टॉपिक इसमें ऐड हो जाएगा ना, ये आपको समझा चुके हैं। ये टॉपिक फर्स्ट यहाँ से है पूरा, ये यहाँ से ये प्रयोग स्टार्ट हुआ तो ये पूरा हो जाएगा। क्लियर, आपको वेरी शॉर्ट सिर्फ कॉपी में करने, शॉर्ट तो सिर्फ पढ़ने देखने कि मिल गया कि नहीं मिल गया ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मंड परीक्षण करने से पहले पत्ती में ब्लैक पेपर क्यों लगाते हैं, ताकि पत्ती के उतने भाग को सनलाइट ना पड़ पाए। क्योंकि हमें पता लगाना है कि पत्ती के जिस भाग को सनलाइट या प्रकाश नहीं मिलेगा उतना भाग भोजन नहीं बना पाता। फिर देखेंगे टॉपिक सेकेंड में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रयोग के लिए KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। तो बताएंगे आप, जो KOH होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, इसलिए KOH का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमें पता लगाना है कि अगर पत्ती को हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, क्या वो भोजन बना सकती है या नहीं। क्लियर हो गई बात। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना क्यों आवश्यक है, सिद्ध करो। तो ये आप कर लेंगे, आवश्यक है, सिद्ध कीजिए। तो ये आप टॉपिक सेकंड पूरा हो जाएगा आपका। ठीक, डायग्राम ये फर्स्ट टॉपिक का डायग्राम है और ये सेकंड का। तो ये वाले में आप ये वाला बनाएंगे, ठीक है, और उसमें वाला ये कौन से, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सपेरिमेंट में बनाएंगे डायग्राम, और ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे प्रकाश की आवश्यकता वाले प्रयोग में। ठीक, फिर देखेंगे टॉपिक थर्ड में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की कोशिकाओं के अंदर किस अंग में होती है। तो आपको पता है कि पत्तियों में तो होती है ना, पत्तियों में किस कोशिकाओं के अंदर पूछ रहा है, तो ये तो पौधे का भाग पूछेगा, तो पत्तियों में। अब पत्तियों में कहाँ होती है, हरित लवक में। कहाँ होती है, हरित लवक में। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये वाला पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा आपका ना, पूरा डायग्राम के साथ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पढ़ना है, इसको लिखना नहीं, सिर्फ वेरी शॉर्ट आपको कॉपी में लिखना है। अब देखेंगे अगला टॉपिक 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, रंध्र क्या है, आपको बता चुके। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि लिखा हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र। इनका कार्य क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सहायक होते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर। इनके दो कार्य अभी बता दिए हमने ना। उसके बाद आप टॉपिक 5 देखेंगे। टॉपिक 5 में केशिकी जल होगा, कोशिकी नहीं होगा, इसको सही कर लेंगे। क्या लिख लेंगे, केशिकी जल। ठीक, ये क्या है, केशिकी जल। केशिकी जल किसे कहते हैं, भूमि के अंदर उपस्थित जल को क्या कहते हैं, केशिकी जल। फिर आया जल अवशोषण की क्रिया विधि को समझाइए। तो पूरा टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक 5 की पूरी थ्योरी। फिर देखेंगे आगे टॉपिक 6, क्या देखेंगे, टॉपिक 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कितने चरणों में पूरी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि कितने चरणों में पूरी होती है, 2। पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। उनके नाम बता दिए, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में किसने बताया था, हिल नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, हिल नामक वैज्ञानिक ने। फिर आगे देखेंगे
तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की? ब्लैकमैन ने। उसके बाद प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम में होती है। कहाँ होती है? ग्रेनम में। उसके बाद अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। इसमें लिखा नहीं है शायद, आप लोग लीजिएगा कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। क्लियर? अब देखेंगे आगे, प्रकाशिक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो पूरा लिखा हुआ है, आप यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा लिख देंगे। ठीक, फिर कह रहा है अप्रकाशिक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी लिखा हुआ है इसमें, आप पूरा ऐड कर देंगे इसमें से। ठीक, क्लियर हो गई बात? अब देखेंगे टॉपिक 7 आपको कराया नहीं है, छुड़वा दिया था। अब आगे देखते हैं टॉपिक 8। टॉपिक 8 में देखेंगे, टॉपिक 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है? तो बता देंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है। पता है, पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प बनकर के उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। या कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है ना, परिभाषा भी लिखी हुई है वाष्पोत्सर्जन की। उसके बाद ये देखिए हेडिंग बनी हुई है, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा ये लिखिए। उसके बाद इसके प्रकार, तो तीनों आप कर लेंगे। ठीक, फिर देखेंगे आगे वाष्पोत्सर्जन का एक महत्व लिखिए। महत्व यहाँ नोट डाल के लिखा हुआ है डार्क में ना, ये लिख सकते हैं। ताप सामान्य बना रहता है। फिर आगे ये कितने प्रकार का वर्णन, मतलब तीनों प्रकार का वर्णन हम कर देंगे इसमें। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर देखेंगे टॉपिक 9। टॉपिक 9 में क्वेश्चन ये है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखे। तो ये सब नाम लिख देंगे आप, जो नाम है। ठीक है, फिर ताप, दाब तथा वायुमंडल की नमी वाष्पोत्सर्जन को किस प्रकार प्रभावित करती बताइए। तो आप यहाँ से ही कर लेंगे इसको, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये आप इसमें में कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? ताप देखिए लिखा, ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप बढ़ने से घट जाती है। और नमी दिया नहीं है, नमी अगर बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? घटेगा। आगे बात समझ में। क्लियर हो गई बात? अब आएंगे मॉडल पेपर पे। मॉडल पेपर में देखेंगे पहला क्वेश्चन है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की क्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है ना। तो इस पर ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गई बात? अब दूसरा देखेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? पत्तियों में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद क्या है? मंड या कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन जो निकलती है वो जल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जल से। फिर आएंगे रंध्रों में कितनी द्वार कोशिकाएं होती हैं? तो रंध्रों में कितनी द्वार कोशिकाएं होती हैं? 2। फिर आया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का स्रोत क्या? अभी आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, H2O या वाटर। फिर आया वह कौन सी कार्यकी है जिसके द्वारा हरे पौधों की वायवीय सतह पर पानी का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर हो गई बात? इसमें देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वह कौन सी कार्यकी है जिसके द्वारा हरे पौधों की वायवीय सतह से पानी का वाष्पीकरण होता है। तो क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का, तीसरे का। ठीक, देखिए वाष्पोत्सर्जन को समझाइए, इसका क्या महत्व है, एक प्रयोग बताइए। तो आप यहाँ से ये अभी आपने पढ़ा है, ये कौन सा टॉपिक 8 में क्या पूछा था? वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा बता देंगे। उसके बाद उसका महत्व ये लिखा हुआ है, उसका प्रयोग ये लिखा हुआ है, ये पूरा प्रयोग विद डायग्राम। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी उसी में लिखा हुआ है ना, टॉपिक 8 में ही। फिर देखेंगे, देखिए टॉपिक 8 ही में तो था ये, है ना, टॉपिक 9 था ये, टॉपिक 9 में है ये। प्रभावित करने वाले कारक कहाँ हैं? टॉपिक 9 में। कर लेंगे अब आप लोग। ठीक, फिर देखेंगे आगे, मूल दाब किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? मूल दाब किसे कहते हैं? तो अब यहाँ पे इसका आंसर आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से पहले समझ लीजिए, उसके बाद यहीं से लिख लेंगे।
लिखा है मूल दाब वह दाब है जो मूलों की वल्कुट कोशिकाएं, आपको कल हमने जब मतलब पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था तो बताया था कुछ जो रूट का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें गोलाकार की जो संरचनाएं थी वो क्या थी, वल्कुट, है ना, रूट में होती है। तो रूट की जो वल्कुट कोशिकाएं होती हैं मूलों की, वो क्या करती हैं, जब पूर्ण स्फीति अवस्था में होती हैं तो उनके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उस दाब को क्या कहते हैं, मूल दाब। स्फीति अवस्था मतलब पूरी तरह से जब उसमें पानी भर जाता है, फूली हुई अवस्था, स्फीति अवस्था का मतलब समझ लीजिए। तो लिखा है इसमें मूल दाब वह दाब है जो मूल की वल्कुट कोशिकाओं के द्वारा पूर्ण स्फीति अवस्था में उत्पन्न होता है। क्लियर हो गई बात। फिर देखेंगे फिर जिसके फलस्वरूप मृदा का जल हो गया, जल नहीं, ठीक है, जल जाइलम में होता हुआ पादप के तनों में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, ठीक है। मतलब जड़ों में जो वल्कुट की कोशिकाएं होती हैं वो जब पूरी तरह से पानी से भरी होती है, स्फीति अवस्था में होती हैं, तो जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूल दाब। क्या कहते हैं, मूल दाब। और इस दाब के द्वारा क्या होता है, पादप में पानी, पौधों में पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ ये दाब लगाया जाता है जिससे पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है पौधों में। समझ में आ गई बात। और इसे मापते किससे हैं, मूल दाब को, मैनोमीटर से। किससे मापते हैं, मैनोमीटर से। फिर मूल दाब का महत्व क्या है, इस दाब के कारण मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जाइलम वाहिकाओं से होता हुआ ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब इसकी आवश्यकता, इसकी महत्व समझ में आ गई बात। और एक कुछ मतलब क्वेश्चन बनता है इसी में कि पौधों में मूल दाब होता है, सिद्ध कीजिए। तो आप बता देंगे, गमला लेंगे, गमले की जो है कुछ ऊंचाई से, कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई से क्या करते हैं, उसकी तने को काट के उसमें रबर लगा देते हैं और फिर उस रबर से क्या लगा देते हैं, मैनोमीटर कांच का। उस मैनोमीटर में पहले क्या करते हैं, पानी भर देते हैं थोड़ा, उसके बाद उसमें पारा भर देते हैं। पहले ये पारे का लेवल जो होता है इतना होता है, फिर धीरे धीरे ये लेवल ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो इससे पता चलता है नीचे से ऊपर की तरफ कोई दाब लग रहा है जिससे कि पानी ऊपर की तरफ तनों में पहुंच रहा है। इसी दाब को क्या कहते हैं, मूल दाब। क्लियर हो गई बात। चाहें तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, ये देखिए आप यहाँ से कर लेंगे। रंध्र के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कर चुके थे कि रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। कहाँ होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर, मतलब नीचे वाली सतह पर। और ये छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिनकी सहायता से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि का लेन देन होता है। अब इसमें देखते हैं रंध्र खुलते हैं और बंद कैसे होते हैं। ये भी बता चुके थे, दिन के टाइम जो होते हैं वो खुले होते हैं और रात के टाइम क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। इसमें दो द्वार कोशिकाएं होती हैं ना, तो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करता है, ठीक। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं दो होती हैं, इसमें वो हरे रंग की होती हैं, ठीक। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दिन के समय ये जो होती है स्फीति अवस्था में होती है, फूली हुई अवस्था में होती है। तो उस टाइम जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं और रात के टाइम क्या होता है, ये स्लत हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि खाना तो इनमें बन नहीं रहा भोजन, तो उस टाइम रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसमें देख लेते हैं, दिन के समय द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे रंग की होती है, इसका मतलब क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण होगा। द्वार कोशिकाओं का माध्यम क्षारीय होने के कारण इन कोशिकाओं में बनने वाला मंड ग्लूकोज में बदल जाता है और द्वार कोशिकाओं की सांद्रता में वृद्धि आ जाती है, सांद्रता में वृद्धि आ जाती है, जिससे ये रंध्र खुल जाते हैं, ठीक। फिर देखेंगे आगे, रात के समय क्या होता है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा है, तो इस समय वो स्फीति अवस्था में नहीं रहेंगी, किस अवस्था में आ जाएंगी, स्लत अवस्था में, वही हो जाएगी। तब सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक। अब देखेंगे आगे, इससे कर लेंगे और डिटेल में पढ़ के इससे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पड़हरिम का होना आवश्यक है। तो इसको भी आपको इसी में लिखा है, देख लीजिए।
इसको समझा देते हैं, बाकी इससे लिख लीजिएगा, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पड़हरिम का होना आवश्यक है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, चित्तीदार पादप की पत्ती लेते हैं, जैसे क्रोटॉन और कोलियस, जिन पे दो तरह के धब्बे हो, मतलब हरे भी हो और पीले भी, दो तरह के धब्बे हो। और उसको क्या करते हैं, पहले अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसके अंदर जितना भी पहले से भोजन संचित है वो समाप्त हो जाए। उसके बाद उसे प्रकाश में ले जाकर रख देते हैं। प्रकाश में रखने के बाद जब उस पत्ती के मंड का टेस्ट करते हैं कि तो पता चलता है पत्ती का वो भाग जो पीला था वो क्या होता है, वैसे का वैसा ही रहता है, और जो ग्रीन पार्ट था, जो हरा भाग था, वो नीला काला हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पत्ती का केवल वही भाग भोजन बना पाता है जो हरे रंग का होता है, जिसमें हरे रंग का होता है, इसका मतलब जिसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें यही लिखा है, पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक, लिख लीजिएगा इसी से। अब देखेंगे आगे, ये देखिए हरा भाग है, इसमें पड़हरिम बना है, नीला काला हो जाएगा। जो दूसरे धब्बे वाले भाग हैं वहाँ पे भोजन नहीं बनेगा। इससे पता चल जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे का हरा होना, यानी कि पौधे में पड़हरिम होना अति आवश्यक है। अब आगे देखेंगे, अब कौन सा क्वेश्चन बचा, डायग्राम भी बनाइएगा पड़हरिम वाले में, ठीक है। अब देखेंगे आगे, मूल रोम द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार होता है, चित्र द्वारा समझाइए। ये आपको कल बताया था हमने, मतलब लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था। तो देखेंगे इसमें, इसमें कौन से टॉपिक में है ये देखा बता देते हैं आपको, ताकि आप आसानी से कर लेना। ये देखिए टॉपिक नंबर 5 की पूरी थ्योरी आ जाएगी, टॉपिक 5 की पूरी थ्योरी, क्लियर, टॉपिक 5। फिर देखेंगे आगे, फिर आया है अथवा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को परिभाषित कीजिए, टॉपिक 1 में ये। इसके बाद इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है इसमें, मतलब आपकी थ्योरी में, अभी आपको आगे दिखा रहे हैं, इसमें है। उसके बाद प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। तो ये टॉपिक 2 से कर लेंगे, परिभाषा टॉपिक 1 से हो जाएगी, और ये एक्सपेरिमेंट टॉपिक 2 से हो जाएगा। और ये वाला इतना पार्ट बच रहा है आपका क्या, कि इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये आपका लिखा हुआ इधर, ठीक है। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश, ताप, जल, है ना। तो प्रकाश बढ़ने के साथ प्रक्रिया बढ़ जाती है, ताप बढ़ने पर भी दर बढ़ जाती है ना। जल की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया धीमी हो जाती है। लवण, पड़हरिम प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिज की मात्रा अति आवश्यक है, अतः इससे कमी होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है। या इसको कर दीजिए, यहाँ से लिखिएगा। आगे देखिए, बस ये कंप्लीट हो गया है मॉडल, आप ये पूरा कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ